जी। मैं खुद ज़मी मेरा ज़र्फ़ आसमान का है। मैं खुद ज़मी मेरा ज़र्फ़ आसमान का है। कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इटावा उत्तर प्रदेश से भगवान दास शर्मा प्रशांत जी, जो कि जन सहयोगी इंटर कॉलेज इटावा में हिंदी के अध्यापक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। और आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। दो कृतियाँ जो हैं आपकी, अभी पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशनाधीन हैं, और आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में लेख और कविताएं जो हैं वो लिखते ही रहते हैं। आपकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। इसके साथ ही आपको हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आप हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी परिषद से और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही एक्टिव रूप से आप कार्य करते रहते हैं, इसके लिए आपको सम्मान भी मिल चुके हैं। और इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। साहित्यिक संस्था पल के कार्यकारिणी सदस्य हैं, और हिंदी पत्रिका पल्लवन में के संपादक मंडल के भी सदस्य हैं। और साथ ही आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आपके काव्य पाठ भी होते रहते हैं, और आपको ऐसे ही सम्मान भी प्राप्त है। तो आज हमारे मंच पर आप अपनी जो साहित्यिक यात्रा की चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे मंच पर। धन्यवाद। जी। तो सबसे पहले जो है हम प्रश्न जो है शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपके बचपन से संबंधित ही मैं पूछना चाहूँगी कि इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत किस प्रकार हुई? क्या बचपन से भी आपको लिखने पढ़ने का शौक़ रहा है? अ, सभी को, सभी मंच पे आसीन श्रोताओं को मेरा नमन। और सबसे पहले मैं माँ वाणी को जो है नमन करना चाहूँगा। काव्य गरिमा मंच को नमन करना चाहूँगा, जो इतने बड़े मंच पर हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो माँ वाणी को नमन करते हुए मैं एक जी कुंडलिया छंद पढ़ना चाहूँगा जी जी जी। कि ज्ञान दायिनी शारदे धरो माँ तुम्हें ध्यान, जी बुद्धि ज्ञान की दायिनी करती जग कल्याण, करती जग कल्याण हरो तुम सारे जग का, कंठ बसो है मात शक्ति दो अंतर मन का, विनती करे प्रशांत भक्ति दो ज्ञान दायिनी, कंठ बसो है मातो भक्ति दो ज्ञान दायिनी। और इसके साथ में एक छंद पढ़ना चाहूंगा, मनहरण, कि ज्ञान का प्रसारण हो, तम का निवारण हो, ज्ञान का प्रसारण हो, तम का निवारण हो, देश का उत्थान करो देवी मातु शारदे, कि ज्ञान का प्रसारण हो, तम का निवारण हो, देश का उत्थान करो देवी मातु शारदे, मन में सरलता हो, वाणी में मधुरता हो, शुद्ध आत्मभास करो देवी मातु शारदे, और शब्दों को संवार दे, वाणी में प्रवाह दे, कंठ में उतार दे देवी मातु शारदे। बहुत माँ खूब। वाणी को नमन करते हुए बहुत खूब। मैं बताना चाहूंगा कि बचपन मेरा बहुत ही साधारण तरीके से बीता, जैसा कि ग्रामीण परिवेश में होता है। और जैसा आपने पूछा कि क्या मैं बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौक था, लेकिन साहित्यिक जानकारी नहीं थी, और ना ही कोई कविता लेखन से बहुत ज्यादा विशेष रुचि थी। जी कि मेरा विज्ञान वर्ग था, साइंस ग्रुप था, तो इंटरमीडिएट तक तो मैंने साइंस की पढ़ाई किया। फिर उसके बाद में मैं सेना में चला गया। जी तो सेना में रहते हुए कुछ गतिविधियां होती रहती थी इस तरह से। तो जैसे कोई बड़ा फंक्शन होता था, तो वहां पे जो गाना वाना, थोड़ा गाने का शौक था,
तो वहीं से थोड़ा मुझे शौक लगा लिखने का। तो सबसे पहले मैंने एक जो है सेना पे ही एक पैरोडी लिखी थी। अ, है देश एक पैरोडी है। तो सेना के ही ऊपर एक कविता लिखी थी, तो पहली रचना वो मेरी थी। उसके बाद में फिर बीच में काफी गैप हो गया। और मैं जब सेना से सेवानिवृत्त हुआ तो मैं बैंक में एज ए फील्ड ऑफिसर के पद पे चला गया। तो वहां पे जो 4-5 साल का समय कोई साहित्यिक जुड़ाव नहीं रहा और ना ही मैं साहित्य से जुड़ा। लेकिन 2016 में जब मेरा चयन माध्यमिक शिक्षा विभाग में हुआ और जी। मैं हिंदी का अध्यापक बन गया, तो हिंदी से फिर मुझे लगाव शुरू हुआ और कड़ियां बनती चली गई। हमारे जो है जनपद में भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं और बिल्कुल। साहित्यिक परिवेश है, तो वहां पे जुड़ा, मंचों से जुड़ा। जी। तो वहां से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि मैं भले ही अभी 45 साल का हूँ, लेकिन साहित्यिक रूप से मैं अभी 10 साल का ही हूँ। ये आपका बड़प्पन है कि आप इस तरह की बातें करते हैं, बट आपकी मैंने आपकी कविताएं सुनी भी है, आपको मंचों पर भी सुना है, काव्य गोष्ठियों में आपको सुना है। बहुत बेहतर लिखते हैं, बहुत उम्दा लिखते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी साहित्यिक जो उम्र है वो केवल 10 वर्ष है। आप बहुत एक परिपक्वता के साथ लिखते हैं, जो कि एक शब्द चयन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप उतने उम्दा शब्दों को चुन पाते हैं तो आप एक बेहतरीन लेखक हैं, और वो गुण आप में दिखते ही हैं। तो आपकी जो पहली रचना थी वो आपने किस उम्र में लिखी? पहली जो रचना थी मैम, एक प्रेरणा गीत आया था कि जी। निर्माणों के पावन युग युग जी। में हम चरित्र निर्माण न भूलें। जी। तो उसमें मैंने दो छंद जोड़े थे मैम। जी। तो वो छंद है, निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इसमें दो छंद है कि माता पिता गुरुवर से बढ़कर दुनिया में हम दर्द नहीं है। माता पिता गुरुवर से बढ़कर दुनिया में हम दर्द नहीं है। माता पिता गुरुवर से बढ़कर दुनिया में हम दर्द नहीं है। मातृभूमि सेवा से बढ़कर, मातृभूमि सेवा से बढ़कर जीवन में सत्कर्म नहीं है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में, आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते और संस्कार न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। दीन दुखी मानव सेवा का यदि हमें उद्गार नहीं है। दीन दुखी मानव सेवा का ही में यदि उद्गार नहीं है। प्रकृति प्रेम जन लोक भावना का मन में मनोहार नहीं है। दीन दुखी मानव सेवा का यदि में उद्गार नहीं है। प्रकृति प्रेम जन लोक भावना का मन में मनोहार नहीं है। क्षण भंगुर नश्वर दुनिया में, क्षण भंगुर नश्वर दुनिया में ईश्वर का एहसान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। ये दो पंक्तियां मैं जोड़ी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बेहद उम्दा लिखते ही हैं, और बिल्कुल देश पर चरित्र निर्माण पर जो कविताएं आपने लिखी हैं, जो पंक्तियां आपने लिखी हैं, वो बेहद खूबसूरत हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपके परिवार से संबंधित है। आपके इस पूरी लेखन यात्रा में, क्योंकि आप पहले जो है देश के लिए जो आर्मी है, फौज में भी रहे हैं, उसके बाद आप अध्यापक भी बने, तो परिवार का कितना सहयोग रहा इस सब में? कभी परिवार को शिकायत नहीं रही कि उनका समय जो है लेखन को दे दिया या साहित्य सेवा को दिया? परिवार को शिकायत तो रहती है, लेकिन संतोष रहता है कि जो है, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जी। कोई भी नहीं कर सकता।
तो माँ बाप का और पत्नी का, बच्चों का, सबका पारिवारिक सपोर्ट होता है, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। जी। तो परिवार, हाँ, सेना में भी जो है मेरी पत्नी ने बहुत सेक्रीफाइस किया, और अभी भी पूरा सहयोग करती है, क्योंकि मेरी पत्नी भी शिक्षिका है। तो हम दोनों का बहुत अच्छा तालमेल रहता है। वो हमें हमेशा प्रोत्साहित करती है, और हमारे जो है साहित्य को आगे बढ़ाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है जीवन साथी अगर इस तरह से सहयोगी मिल जाए कि आपके जो पैशन को, साहित्य को अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है, और मिलकर आगे बढ़ना और भी जो है वो सुखद हो जाता है। तो आप क्योंकि अध्यापन कार्य में हैं, जो कि बहुत एक एनर्जी उसमें चाहिए होती है, समय है उसमें, ऊर्जा की खपत जो है वो ऑलरेडी बहुत हो जाती है, आप बच्चों के साथ इतना खप जाते हैं, तो आप लेखन को कैसे मैनेज कर पाते हैं अपने परिवार और अध्यापन के साथ साथ? मैम जो है, काम तो हम हमारे जो पिताजी थे वो बहुत ही साधारण मतलब थे, लेकिन उन्होंने जो है साहित्यिक परिवेश में, अगर साहित्य में ज्यादा रुचि तो नहीं लेते थे, लेकिन हमारे घर में हमेशा एक सनातनी, बोले तो एक धार्मिक जो है माहौल हमेशा रहा है। मेरे जी। पापा बहुत ही अच्छे गीता, भगवत गीता और रामचरितमानस के ज्ञाता थे, तो जी। वो हमेशा बताते रहते थे, घर में पाठन और होता रहता था। जी। तो धार्मिक परिवेश तो ऐसे रहा है। और दूसरा प्रश्न आपने क्या किया मैम? परिवार के साथ और जॉब के साथ जो है वो लेखन कैसे मैनेज किया आपने? हाँ मैम, तो लेखन के लिए एक्चुअली मैं जो है जो काम करता हूँ, मैं पढ़ाने कॉलेज में जाता हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के, मुझे तो बहुत आनंद आता है सही बताएं बहुत तो। अच्छी बात मैं है। बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के रहता हूँ, और जो हमारे पढ़ाने का तरीका भी बहुत गहनता के साथ होता है। सारे छंदों को चाहे भले थोड़ा पढ़ाए, लेकिन बहुत इस तरह से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरह से उस चीज को स्मरण हो जाए। जी। और लिखने का तो मैं बहुत कम लिख पाता हूँ मैम, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता रहती है। तो मैं रात में समय निकालता हूँ या सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो फिर जो है कुछ ना कुछ, भले ही 2 लाइनें लिखूं, लेकिन प्रतिदिन जो है लिखने का एक नियम बना लिया है। तो बिल्कुल, मैं डेली बिल्कुल। लिखता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है कि आप निरंतर प्रतिदिन सुबह जल्दी जो है समय निकाल कर लिखते हैं, और यही एक लगन होती है कि अपनी जो दैनिक जिम्मेदारी, अपनी जो कर्तव्य हैं, और आप अपने पेशे के साथ भी पूरा एक जो है जज कर पाते हैं, उसके साथ एक न्याय कर पाते हैं कि आप सभी चीज़ों को पूरा समय दे रहे हैं। तो आपको जो ये लेखन है, ये निरंतर लेखन की प्रेरणा आपको किस प्रकार मिल रही होती है? इतना लेखन आप कर रहे हैं ये सब चीज़ों के साथ भी, तो वो कैसे आप प्रेरित हो रहे हैं इतने? एक तो मैम आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप भी हैं, आप जैसे साहित्यिक मंच हैं जिनसे जी। जुड़ा हुआ हूँ, तो उनसे जो प्रेरणा मिलती है, हुँ। प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है टास्क मिलते हैं, तो उन पे भी चिंतन मनन कर लिया जाता है। और साथ ही हमारा जो परिवेश है इटावा का, बहुत ही उन्नत परिवेश है। यहाँ पे बहुत सारे कवियों की ये धरती है, जी। तो उनके संपर्क में आते हैं, अपना कुछ भी होमवर्क उनके पास में ले जाते हैं, जचवाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ हमें नया बताते हैं, सिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि आपके जो सहयोगी हैं वो आपको इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं। तो लेखन के साथ-साथ आप और क्या-क्या करना पसंद करते हैं? जी मैम, अगर मैं जिम्मेदारियों की बात करूं तो इसके अलावा भी जो है कुछ और भी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं। जी। जैसे विश्व हिंदी परिषद, जैसे आपने बताया है, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद भी है, आरएसएस से भी जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह! उसके अलावा नेल्स एक संस्था है, नेचर एंड लाइफ सेवियर फाउंडेशन। जी। तो वो जो है प्रकृति के प्रति, स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति काम करती है। जी। इसके अलावा मैं चूंकि भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो भूतपूर्व सैनिक संगठन से भी जुड़ा हूँ, उसमें मीडिया प्रभारी हूँ। जी। इसके अलावा पुष्प सेवा समिति है, जो गरीबों और जो है जो बेसहारा है उनके लिए काम करती है, तो उसमें भी मैं जो है सदस्य हूँ। इसके साथ उत्तर प्रदेश साहित्य सभा है और पल्लवन संस्था है, तो इनसे भी जुड़ा हुआ हूँ साहित्यिक रूप से। और कुछ समय निकालता हूँ मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हूँ, जो बोलती खबरें दिल्ली से प्रकाशित होती है, तो उसमें मैं जिला सह संपादक हूँ। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले जो है मैं चाहूँगी कि आप कृषि मुख से जो है हमारे दर्शकों को कुछ कविता
जो है सुनने को मिले। जी जी मैम। तो अ, मैं एक मातृशक्ति को समर्पित एक छंद प्रस्तुत करना चाहूंगा जी। कि मातृशक्ति शौर्य की मैं कहाँ लो बखान करूं, कि मातृशक्ति शौर्य का मैं कहाँ लो बखान करूं, नारियों में त्याग बलिदान यहीं पाओगे, कि मातृशक्ति शौर्य का मैं कहाँ लो बखान करूं, नारियों में त्याग बलिदान यहीं पाओगे, ओ आन मान शान हेतु प्राण निज होम दिए, ऐसी वीर नारियों की गाथा यहीं पाओगे, कि आन मान शान हेतु प्राण निज होम दिए, ऐसी वीर नारियों की गाथा यहीं पाओगे, कि लक्ष्मीबाई मर्दानी अपनी हाड़ी बलिदानी, पन्नाधाय जैसा त्याग नेत्र नहीं पाओगे, मान को बचाने हेतु जौहर का व्रत किया, पद्मिनी से स्वाभिमानी दूजी नहीं पाओगे, कि मान को बचाने हेतु जौहर का व्रत किया, पद्मिनी से स्वाभिमानी दूजी नहीं पाओगे। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और स्त्रियों के जो शौर्य पर जो बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपने लिखी हैं, बिल्कुल काबिल तारीफ़ हैं। उम्दा तो आप लिखते ही हैं, शब्द चयन भी आपका बहुत ही सुंदर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखन के साथ साथ जो है आपने बताया कि आप बहुत सारे मंचों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जहाँ आप देश की एक जो है सेवा कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपकी रचनाओं से संबंधित ही पूछना चाहूँगी कि आपकी जो रचनाएं हैं वो किन किन विषयों पर आप लिखते हैं, किन विषयों पर आधारित होती हैं? अ, मैम सबसे जो हमारी रचनाएं हैं वो एक सामाजिक परिवेश से हैं, जी। जैसे किसानों पर रचना है, जी। सैनिकों पर रचना है, पर्यावरण पर रचना है, जी। युवाओं पर रचना है, और महापुरुषों पर रचना है, और सामाजिक जो कुरीतियां हैं, बेटियों पर रचना है। इस तरह से जो है एक सामाजिक दायरे में हमारी रचनाएं मिलेंगी। बिल्कुल। आप आपकी रचनाओं से जो है वो सामाजिकता और देश प्रेम जो है वो झलकता है। और आपने एक स्त्री को, देश की बेटियों को, समाज को जो बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है, वो काबिल तारीफ़ है ही। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ साहित्य से संबंधित प्रश्न भी मैं करना चाहूँगी। आज के समय में जो है साहित्य जो है उसका स्वरूप बदल रहा है। मोबाइल फ़ोन और किताबों की जगह जो है वो मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। हम बहुत ज़्यादा समय जो है फ़ोन पर बिताते हैं। तो ऐसे में आप साहित्य के ऐसे बदलते स्वरूप पर क्या कहना चाहेंगे? अ, मैम आज के समय में जो मोबाइल तो खैर एक जरूरत बन गया है, सभी जी। की जरूरत बन गया है, और जी। लगभग मोबाइल में अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। लेकिन मोबाइल का जो पढ़ना या मोबाइल का जो देखना वो चिंतन का विषय नहीं रहता है, वो पढ़ लेते हैं हम भूल जाते हैं। जी। तो जब तक हम जो है किसी चीज पर चिंतन नहीं करेंगे करेंगे और उसको मनन नहीं करेंगे, तब तक वो चीज नहीं आएगी, धारणा में नहीं आएगी। जी। तो मोबाइल पर समय ज्यादा न व्यतीत करके पढ़ाई जो पढ़ने पे जो एक आज की जो आदत है, धीरे धीरे किताबों से आज का जो समाज है, आज की जो युवा पीढ़ी हट रही है। तो किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है किताबों के पढ़ने से ही, जब तक हम किताब से नहीं जुड़ेंगे तब तक जो है हम चिंतन या उस पे विषय पे ज्यादा गंभीर रूप से नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो जैसे पुराने समय में, आजकल तो हम जो मैसेज या जो देखते हैं, लेकिन जो चिट्ठी जो होती थी, चिट्ठी का क्रेज, जैसे सैनिकों के बीच में चिट्ठियों का क्रेज है, तो वो एक एक शब्द को 10 10 बार पढ़ के उसमें वो प्यार तलाशते थे, खोजते थे। तो बिल्कुल। इसी तरह से किताबों में जो हम, जैसे अब निर्मला उपन्यास को सुन लें, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उसको पढ़ते हैं और एक एक लाइन को उसको अनुभव करते हैं, तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो कहने का मतलब है किताबों से जुड़ाव बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और एक ऐसा ही, आप दरअसल टेक्नोलॉजी ने वो भावनाओं को ख़त्म कर दिया है।
और जो जी जी। संदेश पत्र में लिख कर के भेजे जा सकते थे, अब वो उतना धैर्य भी उसके साथ ख़त्म हो रहा है, किताबें पढ़ने का धैर्य नहीं है। पहले आप एक पत्र भेजते थे तो कहीं ना कहीं इंतज़ार करते थे, अब तो सिर्फ एक सीधा जवाब मिलता है, ब्लू टिक हो जाता है, इसका मतलब पहुंच भी गया है और पढ़ भी लिया गया है। तो एक धैर्य जो है वो कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी में ख़त्म हो रहा है। और पुस्तक पढ़ने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजी ने वो धैर्य, वो पेशेंस जो है वो ख़त्म कर दिया है। बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं इसके साथ ही। अगला प्रश्न जो है, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो शिक्षा से संबंधित भी मैं पूछना चाहूँगी कि आज के समय में हमारे अध्यापक और शिक्षकों के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? शिक्षा में साहित्य बहुत अहम है मैम। क्योंकि अगर साहित्य जो है सृजन की जननी है, बच्चों में एक लगाव और एक जो है देश प्रेम की भावना अगर कोई जगा सकता है तो वो साहित्य ही है। जी। साहित्य संस्कार देता है। अगर हम साहित्यिक नहीं है तो इसका मतलब है कि हम संस्कारित भी नहीं है। जी। संस्कार और देश प्रेम की भावना हमें साहित्य से ही मिल सकती है। जी। बिल्कुल, जी बहुत सुंदर बात आपने कही है। जी। आप आगे बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा। जी। जो बच्चों में जो संस्कार जो आजकल बहुत ही कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एक सीमित दायरा हो गया, परिवार का भी एक सीमित दायरा हो गया है। पहले बड़े परिवार हुआ करते थे, बड़े जी। परिवारों में भाई बहन काफी, जैसे हमारा परिवार काफी बड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जो क्वालिटी है कॉपरेशन की और साथ में खेलने की, अब तो क्या होता है कि माँ बाप भी इतने व्यस्त हो जाते हैं और मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चों को, और जो है उन्हें नहीं पता कि इसके कितना दुष्परिणाम है। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो एक बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी का, वो कहीं ना कहीं क्षति हो रहा है, संस्कारों में भी कमी आ रही है। क्योंकि जो मोबाइल पे ऐसे ऐसे कंटेंट हैं न चाहते हुए भी बच्चे देखते हैं। कहने का बिल्कुल। मतलब है हिंसक गेम है। तो हम लोगों के गेम अलग तरह के होते थे, आज के जो मोबाइल गेम है वो हिंसक होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रूरता या बिल्कुल। जो है जो क्या बोलेंगे वो कमी हो रही है बच्चों में, जो है एक दया प्रेम और आपसी मेल मिलाप, है ना। तो इस चीज की कमी हो रही है, लोग वाग स्वार्थी होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। भाषा हम देख सकते हैं ऐसे वीडियोस की वजह से, बच्चे जो यूट्यूब और इन सब चीज़ों से एक्सपोजर जो हो रहा है उससे भाषा उनकी बहुत ख़राब हो रही है। कहीं ना कहीं हम देख जी सकते हैं गाली गलौज जो है वो बहुत चलन में आ गया है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हो गई हैं, सामान्य हैं, बच्चे आराम से गाली देकर बोल सकते हैं, परिवार में बोल सकते हैं। ये चीज़ें जो है बहुत सामान्य हो गई हैं, जो कि समाज के लिए एक खतरा है कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो अभी छात्रों को जो है, मुझे ऐसा लगता है मोबाइल फ़ोन होते हुए साहित्य जो है वो संस्कारों को बचा सकता है। बहुत ही सुंदर जी बातें आपने कही। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आपकी एक और रचना जो है वो हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को जो है वो सुनने को मिले। जी जी जी। तो मैं माता पिता के ऊपर एक रचना लिखी थी, तो वो मैं पढ़ना पढ़ना जी चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल स्वागत है। कि माता पिता से बड़ा न जग में, माता पिता से बड़ा न जग में, हरदम हम सम्मान रखें। जिसने हमको पाला पोसा हम भी उनका ध्यान रखें। माता पिता से बड़ा न जग में, हम भी उनका मान रखें। जिसने हमको पाला पोसा उनका उनका ही हम ध्यान करें। जिसने अपनी उम्र सौंप दी हमको सफल बनाने में, जिसने अपनी उम्र सौंप दी हमको सफल बनाने में, तन्हा उनको छोड़ें कैसे, सुख ना मिला जमाने में। बहुत। तन्हा उनको छोड़ें कैसे, सुख ना मिला जमाने में। माता पिता से बढ़कर जग में होता कोई हम दर्द नहीं। माता पिता से बढ़कर जग में होता कोई हम दर्द नहीं। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं। माता पिता सेवा से बढ़कर दुनिया में सत्कर्म नहीं। स्वार्थ के सब रिश्ते नाते माता पिता केवल अपने,
ढाल वो बनते हैं जीवन की, ताकि टूट न पाए सपने। खग की भांति वो तिनकों से, खग की भांति वो तिनकों से ताना बाना बुनते रहते। बच्चों को दुख दर्द न हो, उनकी खातिर सब कुछ करते। बहुत परिवार रूपी बगिया में, परिवार रूपी बगिया को सदा ध्यान रखें, सिंचित करते। बागबान घर आंगन, महकाए चमन रक्षित करते। माता पिता जग ईश्वर ही है, चरणों में तीर्थ धाम बसे। कभी दुख ना दें ईश्वर को, जिनसे मिली काया अस्तित्व मिले। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियाँ माता पिता के ऊपर जो है आपने बहुत सुंदर लिखा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आजकल की जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो नए साहित्यकार हैं उनके लिए लिखना जो है वो बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। बहुत सारे लोग हैं जिनको सफलता एक शॉर्टकट में चाहिए, जल्दी चाहिए। तो ऐसी साहित्यिक चोरियां हम बहुत देख सकते हैं। किसी भी कवि की पूरी रचना जो है वो उठा करके कॉपी पेस्ट कर दी जाती है, या चार लोगों की रचनाओं को जोड़ तोड़ कर जो है अपने नाम से प्रकाशित करा लिया जाता है। तो ऐसे में जो नए लेखक, जो नए लोग जो शुरू कर रहे हैं लिखना, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पहली बात तो ये मैम कि सफलता का शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। अगर हम शॉर्टकट कर अपनाएंगे तो हम जो है धड़ाम से गिर भी जाएंगे। तो सबसे पहले साहित्यिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में उस चीज को समझना, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको पहले पढ़ेंगे। पर जब तक हम जो है मुंशी प्रेमचंद को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम जो है न तो कहानी लिख पाएंगे, ना ही लघु कथाएं। तो जी बिल्कुल। अगर उनको लघुकथा सीखनी है आपको या कविता सीखनी है, तो आप जब तक दिनकर को नहीं पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा को नहीं पढ़ेंगे, उनके जो है भावों को नहीं समझेंगे, तब तक कविता निकल के ही नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम जो है साहित्यिक क्षेत्र में अगर हम रुचि रखेंगे, तो पहले साहित्यिक लोगों को जानना होगा, उनकी रचनाओं को पढ़ना होगा। तो पढ़ना एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम उनको रुचि भी बढ़ेगी और जो है उनको जानेगी भी, और लिखने का तरीका तो सुनना बहुत बड़ी बात है। अगर हम साहित्यिक लोगों को सुनेंगे तो ही हम लिख पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉपी पेस्ट कुछ कुछ हद समय के लिए तो हमें जो है बढ़ा सकता है, लेकिन हर बार नहीं, हर जगह नहीं हमें जो है सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा रचनाएं लिखना वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन एक रचना हो और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करी जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम 10 10 रचनाएं ना करें, लेकिन एक रचना करें और उसको तर्क संगत और सही तरीके से बनाएं, जो समाज के प्रति कोई ना कोई उपदेशात्मक हो या समाज के लिए सरोकार रखती हो, ऐसी रचनाएं लिखें। तो यही मेरा कहना है मैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही। तो इसके साथ ही अब अगला प्रश्न आपकी साहित्यिक यात्रा से संबंधित हम पूछते हैं। तो इस पूरी साहित्यिक यात्रा में कभी आपको अब ऐसा लगता है कि ये मुझसे छूट गया है, काश मैं ये कर पाता, जिसका अफसोस होता है ना एक कुछ चीज़ की, काश ये मैं ऐसा कर लेता, या इस समय पर ये हो जाता तो अब मैं ऐसे होता? जी मैम, एक्चुअली मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपने एक जीवन में कई जीवन जिए हैं। तो हमारे लगभग 3 जीवन है। जो सेना का जो अनुभव है या सेना में जो काम किया, वो बिल्कुल ही अलग है। और चूंकि बैंक में भी काम किया तो वहां पे भी काफी समय रहा। लेकिन अभी जो मैं जीवन जी रहा हूँ, इससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और रही बात उपलब्धियों की, तो अगर सफलता के मायने में कोई मेरे से पूछे कि सफल व्यक्ति कौन है, तो जो व्यक्ति समाज में सबसे ज्यादा सदुपयोगी है वही व्यक्ति सफल है। चाहे उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अगर वो समाज में इज्जत नहीं है, उसकी परिचित नहीं है, या जो है सम्मान नहीं पाता है, तो वो जो है सफल नहीं मानेंगे, चाहे भले ही वो डीएम क्यों ना बन जाए। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो अगला प्रश्न जो है वो आपकी साहित्यिक यात्रा से ही संबंधित है कि अब आगे के क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? जी मैम, मेरा बहुत बड़ा विजन या बहुत उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बहुत बड़े मंचों पे जाऊं या जी बहुत मुझे सम्मानित मिले, सम्मान मिले। जी मैं जो है अपने, हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ या बच्चों में रहते हुए मैं खुश हूँ।
और चाहूंगा कि और भी लिखूं, ताकि जो है हमारी लेखनी से हमारे बच्चों में और हमारे जो है युवा हैं उनमें एक प्रेरणा मिले। इस जी। तरह से मैं लिखना चाहूंगा। जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही। और अब क्योंकि कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी एक और रचना जो है वो सुनने को मिले। जी मैम, क्योंकि आज जो है विवेकानंद जी का जन्मदिन है, युवा दिवस है, तो जी, युवा दिवस पर ही हम एक रचना जो है पढ़ना चाहेंगे जी, बिल्कुल। कि धन्य धरा धरणी पर जन्मे, धन्य धरा भारत पर जन्मे, एक अनोखे सन्यासी, मानवता का पाठ पढ़ा कर सोच बदल दी दुनिया की। बहुत मानवता का पाठ पढ़ा कर सोच बदल दी दुनिया की। वह नरेंद्र से बने सन्यासी, जन्म लिया ऊंचे कुल में, फिर भी भोग विलास न पाया, भगवा वस्त्र धरे तन पे। राम कृष्ण को गुरु बनाकर परम ब्रह्म का ज्ञान लिया। राम कृष्ण को गुरु बनाकर परम ब्रह्म का ज्ञान लिया। 25 वर्ष में योगी बन प्रण राष्ट्र चेतना ठान लिया। 25 वर्ष में योगी बन प्रण राष्ट्र चेतना ठान लिया। देश विदेश में घूम घूम कर, देश विदेश में घूम घूम कर संस्कृति का ध्वज फहराया। दीनहीन की सेवा कर प्रेम से सबको अपनाया। दीनहीन की सेवा का व्रत ले प्रेम से सबको अपनाया। ब्रह्मचर्य तप त्याग तपस्या, नवयुवकों को तंत्र दिया। स्वर्ग से सुंदर अपने देश को विश्व पटल पर छाप दिया। प्रेरित कर नवयुवकों को, दुनिया को संदेश दिया। लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं है, शिकागो में चरितार्थ किया। अमेरिका की धर्म सभा में जब गूंजी ध्वनि सनातन की, भाई बहन का संबोधन सुन चकित हुए सारे मनसी। भाई बहन का संबोधन सुन चकित हुए सारे मनसी। भारत के सच्चे अगुवा थे, रग रग में स्वाभिमान था। भारतीय दर्शन संस्कृति का जग को कराया मान था। युवा देश की सच्ची निधि है, इनको योग्य बनाए हम। ऊंचे अच्छे सपने देकर भारत को श्रेष्ठ बनाए हम। ऊंचे अच्छे सपने देकर भारत को श्रेष्ठ बनाए हम। जी। बहुत सुंदर बातें आपने कही। और अब हम चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो उनसे पहले हम हमारे दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप उनके लिए दो शब्द कहें। जी मैम, मैं एक आह्वान गीत के माध्यम से मैं सभी युवाओं को और जो भी हार मान जाते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए मैं एक जो है एक पढ़ना चाहूंगा। जी, जी, स्वागत तो है। प्रेम गीत है कि हार न मानो लड़ने वालों, हार न मानो लड़ने वालों, विजय एक दिन होनी है। सारे वैभव सारी खुशियां सब कुछ तेरी होनी है। बहुत खूब। हार न मानो लड़ने वालों, विजय एक ही दिन होनी है। सारे वैभव सारी खुशियां सब कुछ तेरी होनी है। कि जीवन एक संघर्ष है जिसमें कंटक पथ और रण होंगे। दृढ़ निश्चय कर बढ़ने वालों के नसीब में गढ़ होंगे। जीवन संघर्षों में जो भी तपता और रगड़ता है, निश्चय ही वह स्वर्ण कांति समअद्भुत और निखरता है। निश्चय ही वह स्वर्ण कांति समअद्भुत और निखरता है। दुर्धर्ष का मतलब किसी भी स्थिति में हार ना मानना। दुर्धर्ष लड़ाका ही लड़कर अपनी मंजिल को पाता है। भावी पीढ़ी को उसका इतिहास पढ़ाया जाता है। भावी पीढ़ी को उसका इतिहास पढ़ाया जाता है। कर्मशील रह कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते जाना है। बाधाओं को तोड़ तोड़ अपना पथ आप बनाना है। बाधाओं को तोड़ तोड़ अपना पथ आप बनाना है। जी। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। और अब हम चाहेंगे कि
हमारे दर्शकों की ओर से, हमारे मंच की ओर से हम आपका आभार प्रकट करें कि आज आपने अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो हमारे साथ साझा की है, अपनी जो बातें हमारे अपने साहित्यिक जीवन की जो बातें हमारे साथ साझा की है। हमारे दर्शक जो है उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अगर एक भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस कर पाता है तो हमारा एक छोटा सा प्रयास जो है वो सफल हो जाएगा। तो आज आपने जी। इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना कीमती समय आपने दिया और अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा आपने की। तो अब जो है विदा लेने का समय आ गया है, और अब हम अपने दर्शकों से विदा लेने से पहले दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो ये पंक्तियाँ उन लोगों के लिए हैं जिन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें अपने रास्ते जो है कभी कभी स्वयं भी बनाने होते हैं। दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलकर जो है ज़रूरी नहीं है हमें भी सफलता मिल जाए। तो आप सब कभी निराश ना होइए, और अब हम विदा लेते हैं आप सभी से अगले रविवार तक के लिए, जहाँ फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।